हिंदी विभाग तथा हिंदी अनुसंधान केंद्र एवं उच्च शिक्षा निदेशालय गोवा सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त विश्व का आर्थिक परिदृश्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सभागार में हमारे साथ उपस्थित है अंतर्राष्ट्रीय विद्वान, प्रोफेसर्स, विद्यार्थी तथा इतर प्रेक्षक। अब हमारे सामने कला विज्ञान एवं वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय साखरे के विद्यार्थी आपके सामने तरंगे मल्हार ये अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। इस प्रस्तुतिकरण में बांसुरी वादक है प्राजक्ता नातू, कीबोर्ड वादक अवधूत मराठे, तबला चैतन्य गावस, क्लैप बॉक्स मेघचारी और गायक है सिंधिया पार्सेकर, चिन्मयी कामत और तनया घाड़ी। Thank you.
सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद इस उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण के लिए। हमारे साथ आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वांजन उपस्थित है। इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि है डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, माननीय मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री। हमारे साथ सम्मानीय अतिथि है मानद प्रोफेसर डॉक्टर मिजोगामी जो से आए हुए हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर उमापति दीक्षित जो आज के इस संगोष्ठी के बीच वक्तव्य करने वाली है। और हमारे साथ है पिलार पिलग्रिम सेंटर के निदेशक फादर लॉरेंस फर्नांडिस जी। शासकीय महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर जर्वासियो मेंडिस जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे अपना स्वागत भाषण करें। नमस्कार। मंच पर उपस्थित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि गोवा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, विशेष अतिथि जापान से पधारे पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित मानद प्रोफेसर डॉक्टर तोमियो मिजोगामी जी, बीज भाषक बनारस से पधारे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के नवीकरण एवं भाषा प्रसार विभाग के अध्यक्ष सम्मानीय प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर सोनिया सिरसाट जी, पिलार तीर्थस्थल केंद्र के लोकल डेलीगेट सुपीरियर रेवरेंड फादर लॉरेंस फर्नांडिस जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न देशों से पधारे विद्याजन, प्राध्यापकगण, आलोचक, लेखक एवं छात्र, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, उच्च शिक्षा निदेशालय के सचिव श्री एस गिल जी, निदेशक श्री प्रसाद लोलियेकर जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गोवा में तेजी से कार्यान्वयन हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रासंगिकता पर बल देती है। परिमाण मूलक पाठ्यक्रम की हिमायती यह शिक्षा नीति जड़ से सुधार की मांग कर रही है और इस जड़ को हिंदी रचनाकारों ने आरंभ से बखूबी खोजा, परखा और साहित्य में पिरोया है। हिंदी साहित्य में परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। हिंदी साहित्य के रचनाकार हमेशा से समाज के संबंध और समाज के प्रति आबद्ध रहे। समाज के अनेक विषमताओं, उलझनों, विषमताओं आदि को उन्होंने अपने रचनाओं में वाणी दे दी। उनकी अपनी एक विशेष दृष्टि रही है। समाज के अधिकांश
विषमताओं के मूल में अर्थ बहुत बड़ी भूमिका निभाता रहा है, जिसकी ओर हिंदी रचनाकार लगातार संकेत करते आ रहे हैं। जरूरत थी और जरूरत है उन संकेतों को समझने को, उनकी तह तक पहुंचने को, उसके अनुरूप परिवर्तन हेतु प्रयत्नशील होने। इसी उद्देश्य से हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग एवं हिंदी अनुसंधान केंद्र ने उच्च शिक्षा निदेशालय गोवा सरकार के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त विश्व का आर्थिक परिदृश्य इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस प्रासंगिक विषय पर संगोष्ठी का सुंदर और यथोचित आयोजन करते हेतु मैं हिंदी विभाग को बधाई देता हूँ। आशा है इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में काफी विचार मंथन होगा। इस विचार मंथन से निकले नवनीत से लेखक, पाठक, आलोचक, छात्र सभी लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करती हूँ प्रोफेसर सोनिया सिरसा जी, जो हिंदी विभागाध्यक्ष है शासकीय महाविद्यालय साखरी के तथा संयोजिका है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के, कि उन्होंने अपना प्रास्ताविक भाषण दे दी। नमस्कार। मंच पर आसीन आज के इस संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, जापान से पधारे मानद प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर तोमियो मिज़ोगामी जी, आगरा से पधारे आज के इस संगोष्ठी के विशेष भाषक आदरणीय प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, एस्पिलाड पिलग्रिम सेंटर के निदेशक आदरणीय फादर लॉरेंस फर्नांडिस जी, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर जवासियो एसएफएल मैंडिस जी, सभागार में उपस्थित देश विदेश से पधारे सभी सम्माननीय विद्वज्जन, प्राध्यापकगण, छात्र, शोध छात्र तथा साहित्य प्रेमी, आप सभी का इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। प्रास्ताविकी के रूप में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, कुछ संकेत छोड़ना चाहूंगी। अभी प्राचार्य महोदय ने आपसे कहा कि हिंदी साहित्यकारों ने संकेत हमारे लिए दे दिए हैं और वे चाहते थे और चाहते हैं कि इन संकेतों की तरफ हम ध्यान दें और अग्रसर हो। वो जो समस्याएं हैं, वो जो विषमताएं हैं, जो हमें ह्रास की ओर ले जा रही हैं, उनके निवारण हेतु। साथियों, हमसे अक्सर पूछा जाता है जिंदा रहने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो हम जवाब देते हैं 3 चीजें: अन्न, वस्त्र और आलय। मैं कहूंगी कि 3 चीजें आवश्यक हैं, मगर इन 3 चीजों को पाने के लिए एक चीज आवश्यक है और वो है अर्थ। अन्न बगैर अर्थ के नहीं आता, वस्त्र बगैर अर्थ के नहीं आता और आलय भी बगैर अर्थ के नहीं आता। मायने ये है कि अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हम जन्म लेते ही हमें अर्थ की आवश्यकता होती है। हमारे माता पिता उसका प्रबंध कर देते हैं, हम बड़े होते हैं तो खुद प्रबंध करने लगते हैं।
बूढ़े होते हैं तो हमारे बच्चे हमारे लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। सारी जिंदगी अर्थ के संचय में निकल जाती है। कभी कभी अधिकतम मात्रा में हम अर्थ का संचय करते हैं और उसके पीछे अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, और इसके कारण जो हम सृजनात्मक काम करने वाले थे इस जीवन में, वो कभी कभी पिछड़ जाता है। साथियों, अर्थ आवश्यक है, मगर इतना भी नहीं कि अर्थ के पीछे हम दौड़ने लगे, ना ही अर्थ हमारे पीछे दौड़े। यही अर्थ है साथियों जो हमें बनाता है, जो हमें विकसित करता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से संबल प्रदान करता है। मगर यही अर्थ है अगर अपने बुरे रूप में आ जाए तो हमें कहीं का कहीं पहुंचा देता है, हमसे सारे कुकर्म करवाता है। ये सारी बातें ध्यान देने लायक है साथियों। हमें ये सारी बातें पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हमारा ध्यान इसकी तरफ है, मगर हिंदी साहित्यकार अलग ढंग से ये बातें हमारा ध्यान इसकी ओर आकर्षित करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी विमर्श हैं, चाहे वह स्त्री विमर्श हो, चाहे वह दलित विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो, किसान विमर्श हो, चाहे वह कोई भी विषमता, कोई भी समस्या हो, अगर उसके मूल तक अगर आप जाएंगे, जैसे प्राचार्य महोदय ने कहा, तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अर्थ है। आप प्रेमचंद की कहानी कफन लीजिए, या फिर उनका उपन्यास गबन लीजिए, या फिर उनका उपन्यास गोदान लीजिए। प्रेमचंद से लेकर या उससे पहले भी आप देखिए, आदिकाल में और रीतिकाल में जितने हमारे कवि किसी राजा के आश्रयदाता बने, क्यों? क्योंकि अगर पेड़ के नीचे बैठकर वो कविता लिखते तो शायद उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता था। इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें आश्रय लेना पड़ा, जहाँ से उनके लिए मुद्रा का प्रबंध हो सके। और इस आश्रय के उसकी आड़ में उन्होंने काफी सारी प्रशंसा की उन लोगों की जिनकी प्रशंसा करना आवश्यक नहीं था, अनावश्यक था, ये तो मैं कहूँगी। तो ये बातें की क्या मजबूरी थी, तो कभी मजबूरी में, तो कभी अपनी इच्छा से हम इस प्रकार की चीजों को अपनाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर समस्या की जड़ अर्थ है, नहीं, हर समस्या की जड़ अर्थ नहीं है, मगर अधिकांश समस्याओं की जड़ अर्थ है। साथियों, हम विमर्श की बात करते हैं, कोई भी विमर्श, किसान आज आत्महत्या कर लेता है, क्यों? मानसिक संतुलन खो जाता है उसका, क्यों? क्योंकि उतने दाम उसे बाजार में नहीं मिलते जितना खर्च उसने उस फसल को उगाने में लगाया है। आदिवासी आज बहुत ही कुंठित अवस्था में जी रहे हैं, जो बाकी जंगलों में जी रहे हैं, क्यों? क्योंकि शिक्षा उनके लिए उपलब्ध नहीं है। सरकार सब उपलब्ध करा रही है, मगर उनकी स्थितियां ऐसी नहीं है। कितनी सारी योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की जा रही है, संभवतः उन्हें पता नहीं है, या फिर उस सूरत में वो नहीं है कि वो इन योजनाओं का लाभ उठा सके। कारण बहुत है। सरकार, भारत सरकार कहिए या फिर विश्व की सरकार कहिए, हमारी गोवा सरकार कहिए, अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है कि जो हमारे मेन स्ट्रीम से, जो मेन लीग से, मुख्य लीग से जो हटकर चल रहे हैं, जो नहीं आ पाए हैं इस रास्ते पर, मोड़ पर, उन्हें मुख्य रास्ते पर ले आए। मगर इसके लिए सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ये जो विषमताएं हैं, ये जो विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों के पीछे यदि कहीं अर्थ है, लेखक ने कभी खुलेआम ये कहा है कि इसके पीछे अर्थ एक जड़ है, मगर कभी कभी उन्होंने समस्या आपके सामने रख दी है। हम तह तक पहुंचते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहाँ समस्या जो दिख रही है वो नहीं है, इसका कारण कोई और है, और कारण है अर्थ। तो ये जो अर्थ है, चाहे वह उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी, में दो ही ज़्यादा नहीं बोलूँगी, दो ही कृतियों का उल्लेख करके अपने भाषण को विराम दूंगी। उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी, जहाँ पर गजाधर बाबू रेलवे स्टेशन पर नौकरी करते हैं, और नौकरी करते करते कभी जब उन्हें छुट्टी मिल जाती है तो घर लौट के आते हैं 1 या 2 दिनों के लिए। जब वो लौट के आते हैं तो उन्हें इतनी इज्जत मिलती है, इतना सम्मान मिलता है,
और जब वो वापस चले जाते हैं अपनी नौकरी पर तो ये सोचते हैं, अरे इस पैसों के कारण मैं इतने सारे सम्मान, इतने सारे प्यार को खो रहा हूँ, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही निकल रही है। तो जब वहाँ से सेवानिवृत्त होकर जब वो घर लौटते हैं तो इस कामना के साथ लौटते हैं कि अब मैं जब घर लौट रहा हूँ तो मुझे ढेर सारा प्यार मिलेगा, मगर होता उल्टा है। उनके खुद के घर वाले उन्हें एक कमरे में, एक स्टोर रूम में, भंडार गृह में जगह दे देते हैं, एक कुर्सी डाल देते हैं टूटी फूटी, और कोई उन्हें पूछता तक नहीं है। साथियों, गजाधर बाबू वही थे, परिवार के मुख्य। जब कमाते थे घर में इज्जत थी, आज जब नहीं कमा रहे हैं तो घर में बोझ बन गए हैं लोगों के लिए। इसलिए गजाधर बाबू फिर एक नौकरी ढूंढते हैं बुढ़ापे में और उस नौकरी पर चले जाते हैं। एक वापसी है अर्थ को छोड़कर प्यार की तलाश में, और दूसरी वापसी है प्यार को छोड़कर प्यार को पाने के लिए अर्थ की तलाश में। तो ये तलाश है जो जवान तो जवान, बूढ़ों से भी काम करवाने बगैर मजबूर हो जाती है, मजबूर करती है। क्यों? क्योंकि आखिर में हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए। साथियों, हमें क्या चाहिए? पेट भर खाना, एक आश्रय, अन्न, वस्त्र, जैसे मैंने पहले कहा, और सम्मान और प्यार। आप फर्ज कीजिए कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं है ऐसा पूरे समाज में जो आपसे प्यार नहीं करता, कोई नहीं है ऐसा, और कोई आपका सम्मान नहीं करता, आप एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहेंगे। मगर अगर आपको पता है कि मुझे चाहने वाले मेरे घर वाले हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, तो आप लौट कर घर आना चाहेंगे। मगर उसी घर में अगर किसी वजह से, और खासकर अर्थ की वजह से, अगर इस प्रकार का व्यवहार आपके साथ हो तो उस घर में आप कभी लौटना नहीं चाहेंगे। तो प्यार की तलाश में गजाधर बाबू वापस लौटते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बात यहाँ पर सेवानिवृत्त होने के बाद किस प्रकार से हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, हमें ये लगता है कि ये बताते हैं ये वृद्ध की समस्या है। साथियों, ये वृद्धों की समस्या है, ये मूल्यों के विघटन की समस्या है। इसके साथ ही साथ इसके पीछे अर्थ है जो दिखता नहीं है मगर है। अगर हम दूसरी रचना की बात करें, प्रेत का बयान, जहाँ पर मास्टर जी मर जाते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं, तो यम के दूत जो है वो उनसे पूछ लेते हैं कि मास्टर बोल कैसे मरा, भूख से मरा, कैसे मरा? तो वो कहते हैं कि भूख, क्या है भूख, मैं नहीं जानता क्या है भूख। तो ये जो भूख है, जो वो कहते हैं कि नहीं जानते, साथियों, उनका पूरा परिवार उसी भूख से तड़प तड़प कर मरा था, और मास्टर जी भी उसी भूख से तड़प तड़प कर मरे थे। क्यों? क्योंकि मास्टर के हाथ में पैसा नहीं था अपने परिवार के पालन पोषण के लिए और अपने खुद का पेट भरने के लिए। तो मास्टर जी को तड़प तड़प कर मरना पड़ा। पैसा, न ऋषि मुनि, न कोई गृहस्थ व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बगैर पैसे के जी नहीं सकता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके पीछे भागता रहे। तो पर अर्थ के कारण कौन सी समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही है, मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी है ताकि बातचीत के लिए, चर्चा परिचर्चा के लिए आपका दिमाग सोचना आरंभ करे, और आगे जो सत्र आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाले हैं उसमें आप पूरी तरह से पूरी तन्मयता के साथ शामिल हो, और ये जो सूत्र है उसे पकड़ते हुए उस पर चर्चा हो, ये मैं चाहती हूँ। इसलिए सिर्फ ये दो बातें आपके सामने रखी। हमारी संगोष्ठी का शीर्षक है हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त विश्व का आर्थिक परिदृश्य। इसके संदर्भ में एक दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। विश्व का आर्थिक परिदृश्य से हमारा यह तात्पर्य कतई नहीं है कि विश्व का जो अर्थशास्त्र है वो आज किस स्थिति में है, पहले किस स्थिति में था, वो बातें आएंगी, मगर समस्याओं के जरिए आएंगी या रचनाओं के जरिए आएंगी। हम इकोनॉमिक स्टेटस की बात नहीं कर रहे हैं, कंट्री, किसी देश या विदेश की। हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी या एक उच्च वर्ग का आदमी या मध्य वर्ग का आदमी, जो कोई भी व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में अगर कोई विषमताएं, विसंगतियां, कोई समस्या है, तो उसके पीछे अगर कहीं अर्थ है, अगर उस समस्या के पीछे, उसके नीचे, उसके जड़ में अगर कहीं अर्थ है, तो क्या हम उस अर्थ की तरफ ध्यान देकर उस अर्थ जो उसका कारण है,
क्या उसे हम पहले जड़ से निकाल सकते हैं? अगर उसे निकाल पाए तो संभवतः समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी और एक राम राज्य हमारे सामने आ जाएगा। राम राज्य में इसलिए कह रही हूँ, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि सांप्रदायिकता ये सारी बातें तो अपनी जगह है। राम राज्य इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम कहते हैं भूखे पेट भोजन हो न गोपाला, है ना। तो अच्छे संस्कार हैं, सब कुछ है, मगर पेट में बहुत भूख है। चलिए एक दिन चुप रहेंगे, 2 दिन चुप रहेंगे, कितने दिन तक चुप रहेंगे? या तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे या सामने वाले का दिमाग खराब कर देंगे, है ना। तो यही सब कुछ हो रहा है। पैसा मुझे नहीं मिल रहा है तो या मैं चुपचाप तड़प तड़प कर मर जाती हूँ, ये विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि दूसरों को लूटो और पैसा कमाओ, या मेहनत करो और पैसा कमाओ। तो ये सारी चीजें जो इसके मूल में है, साथियों, हिंदी रचनाकारों ने इसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और इसी पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे आने वाले सत्रों में। पुनः एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हमारे अतिथियों का नाम हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक तनुजा गांवकर जी से निवेदन करती हूँ कि वो अतिथियों का परिचय करें। मंच पर आसीन सभी मान्यवर तथा सभागार में उपस्थित विद्वजन तथा सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त आर्थिक परिदृश्य इस विषय पर 2 दिवसीय चर्चा होने वाली है। तो आज के उद्घाटन समारोह के अतिथि का परिचय कराने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं गोवा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री गोवा सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत जी। आप गोवा के साकली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक रह चुके हैं। आप गोवा के 13वें मुख्यमंत्री हैं। गोवा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कराने के मामले में अन्य राज्यों में गोवा एक कदम आगे है, जिसका श्रेय आपको जाता है। आपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है और आगे भी करते रहेंगे। आपका हम सहर्ष स्वागत करते हैं सर। आज के समारोह के सम्माननीय अतिथि है मानद प्रोफेसर डॉक्टर तोमियो हिसोकामी सर, जो जापान से है। आपने ओसाका यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है और आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। मार्च 2007 से आपको ओसाका यूनिवर्सिटी फॉरेन स्टडीज से सेवानिवृत्ति मिली और आपको बहुत से सम्मान भी मिले हैं, जिनमें छठा विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसमें आपको विश्व हिंदी सम्मान प्राप्त हुआ है। आपको 2002 में राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जॉर्ज ग्रियर्सन प्राइज भी प्राप्त हुआ है और 2013 में फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वर्ल्ड सम्मान से भी आपको नवाजा गया है। 2018 में आपको राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
ऐसे ज्ञान और अनुभव की मूर्ति आज हम सभी के बीच मौजूद है, हमें प्रेरणा देने के लिए। आपका स्वागत है सर। हमारे बीच भाषक के रूप में है प्रोफेसर उमापति दीक्षित सर जी, जो हिंदी विभागाध्यक्ष, नवीकरण एवं भाषा प्रसार विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, आगरा से है। आपकी उपलब्धियां अनंत है, आपका भी स्वागत है सर। मुझे यहाँ बोलने का, अतिथियों का स्वागत करने का अवसर मिला, इसलिए मैं शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सैफिर मेंडिस सर एवं इस कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर सोनिया सेसार जी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का भी धन्यवाद। धन्यवाद तनुजा जी। हमारे प्राचार्य जी ने मान्यवरों का स्वागत किया ही है, लेकिन हम आपको एक यादगार स्मृति चिन्ह देकर आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैं हमारे प्राचार्य प्रोफेसर जरवासियो मेंडिस जी से निवेदन करती हूँ कि वे उनका स्वागत करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत। ये चित्र हमारे विद्यार्थियों ने किया हुआ है, उनके लिए भी एक बार तालियां हुए। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से ये उमापति दीक्षित जी ने गोवा राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी को उपहार अंगवस्त्र लाया है। धन्यवाद सर। मैं सर से निवेदन करना चाहूंगी कि वे आज के सम्मानीय अतिथि मानद प्रोफेसर डॉक्टर तोमिया मिजुहामे जी का भी स्वागत करें। इस संगोष्ठी के बीच वक्तव्य करने वाले प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी का भी स्वागत करें। तथा पिलार पिलग्रिम सेंटर के निदेशक फादर लॉरेंस फर्नांडिस SFX, इनका भी स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं मंच पर बैठे सभी विशिष्ट इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजिका प्रोफेसर सोनिया सेसार जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे हमारे प्राचार्य प्रोफेसर जरवासियो मेंडिस जी का भी स्वागत करें। धन्यवाद मैडम। मैं मंच पर बैठे सभी विशिष्ट अतिथियों से गुजारिश करूंगी, आप आगे आए और दीपक प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में गति प्रदान करें।
सभी मान्यवरों का धन्यवाद। हम सब यहाँ नए विचार, नई दिशा प्राप्त करने आए हैं। देश विदेश से हमारे साथ आज मान्यवर जुड़े हुए हैं। आज के हमारे सम्मानीय अतिथि मानद प्रोफेसर डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी जो जापान से इधर पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य करें। नमस्कार। मंच पर आसीन माननीय गोवा राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत जी और प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी और इस कॉलेज के प्राचार्य जी डॉक्टर प्रोफेसर मेडिस जी और प्रोफेसर हिंदी विभाग के अध्यक्षा प्रोफेसर सोनिया सिंह जी और फादर फर्नांडिस जी और उपस्थित सभी विद्वानों और विद्यार्थियों, मुझे हिंदी इस सम्मेलन में मुझे आमंत्रण मिला। इसके लिए मैं अपने को बहुत गौरवान्वित और बहुत खुशकिस्मत वाली मानता हूं। अभी 3 हफ्ते पहले फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उसमें भी कई विद्वान आए हुए थे। तो सिर्फ 3 हफ्ते के बाद फिर उन लोगों से यहाँ मुलाकात हुई। मुझे ऐसा लगा ये फिजी के इतने महान जो हिंदी सम्मेलन का जो दूसरा जो अधिवेशन यहाँ चल रहा है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन इतना बड़ा नहीं है, 100 के लगभग है। ये ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि गोवा में इतने लोग आए हुए थे। गहराई से ये विचार विमर्श नहीं हुआ, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। बहुत गहराई से और बहुत गंभीरता से चर्चा हो सकती है। मैं बहुत आशा करता हूँ। मैं आपको बहुत अभिनंदन और आशीर्वाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। मैं कुछ समय निकाल के गोवा और जापान के बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ, जो कि कम लोगों को पता है। जापान में सबसे पहले जो भारतीय आए थे 7वीं शताब्दी में, बौद्ध सेना नामक पंडित भिक्ख थे। दक्षिण भारत से आए हुए कोई ब्राह्मण थे। चीन की राजधानी चोंग से जापान में जो नारा में जो बौद्ध धर्म बहुत बड़ा आकार का जो बौद्ध की जो स्टैचू मूर्ति होती है, उसकी आंखें खोलने की जो सेरेमनी कहते हैं, उसमें आमंत्रित किया गया था। आंखें खोलने का जो वो है, इसको क्या कहते हैं, आत्मा प्रतिष्ठान, उसमें बुलाया गया था। वो पहले जापानी थे जो जापान में। अच्छा, सबसे पहले भारत में जो जापानी आए थे कौन है? बहुत कम लोगों को पता है। ऐसा है 17वीं या 16वीं 17वीं शताब्दी में जापान में सामंती युग था। सामंती बीच में बहुत गृह युद्ध हुआ करता था, जिसे यूरोप में होता था। तो उसके पहले जो ईसाई धर्म का प्रचार हो चुका था, शुरू में बहुत दबाया गया था, बहुत अत्याचार हुआ था ईसाइयों के साथ। लेकिन धीरे धीरे जो सामंतियों ने भी बहुत जो ईसाई धर्म को अपनाया। अच्छा, जो 3 बड़े सामंतों ने मिल करके 4 तरुणों को माने लड़कों को जो रोम के पोप के पास दूत के रूप में भेजा था।
तो वो यूरोप पहुंचने के पहले गोवा में पहुंचे। गोवा में जो ये कैथोलिक ये इस तरह के जो जीसस के, तो उसमें बहुत स्वागत हुआ। अच्छा, फिर रोम के पास गए, रोम के पास आगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सभी जो चार तरुण हैं बहुत ही छोटी उम्र में देहांत हो गया। तो इसलिए भारत में पहले कदम रखा था चार तरुणों में वो ऐतिहासिक महात्मा है, लेकिन उनकी कोई भारत से कोई उनको रुचि नहीं थी ना। उनका तो मकसद था रोम पहुंचना, पहुंच के कुछ सीख के आया था। नहीं, भारत से कोई सीख के नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है भौगोलिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से भारत में सबसे पहले कदम रखा था जापान, वो गोवा में था। तो इस लिहाज से ऐतिहासिक संबंध है, बस मैं इतना कहना रहता हूँ। तो ठीक है, ये जो हिंदी का विषय है, हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त विश्व का आर्थिक परिदृश्य, ये मेरे लिए एकदम नया विषय है। तो मैं सीखना चाहता हूँ। मैं भी कुछ बोलूंगा, लेकिन मेरा तो कुछ संदर्भगत नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों से बहुत सीखूंगा और बहुत ही आनंद के साथ मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज गोवा राज्य उन्नति कर रहा है, प्रगति पथ पर है। इसका श्रेय बेशक गोवा सरकार और गोवा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत को ही है। वो शिक्षा मंत्री है और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम उन्नति कर रहे हैं। मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रमोद जी सावंत से निवेदन करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य करें। दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हिंदी साहित्य में अभिव्यक्ति विश्व का आर्थिक परिदृश्य, इस कार्यक्रम के उक्तावन पर हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं माननीय प्रोफेसर डॉक्टर तामियो मितापामी फ्रॉम जापान। यहाँ पे जो प्रोफेसर दीक्षित यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रोफेसर जर्सन मेंडिस इस कार्यक्रम के हिंदी विभाग की शासकीय महाविद्यालय साकरी की संयोजिका प्राध्यापक सोनिया साहब, एंड माय फ्रेंड द फादर ऑफ दिस पिलग्रिमेज चर्च फादर लॉरेंस, और बाकी देश विदेश से आए सभी हिंदी भाषिक और इस 2 दिन के हिंदी साहित्य अभिव्यक्ति विश्व आर्थिक परिदृश्य के संगोष्ठी के कार्यक्रम पर आए हुए देश और विदेश से सभी मेरे भाई और बहन, खास करके गोवा से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है, जो हिंदी साहित्य में पढ़ाओ की रुचि रखते हैं, जो स्कॉलर्स ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी इस हिंदी विषय में करते हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं गोवा और जापान के बारे में मिजो कामिनो तो बता दिया है। गोवा और जापान के बारे में और एक चीज बात बता देता हूँ और मैं भाषण आगे लेता हूँ। इट इज नॉट ओनली गोवा और जापान के बीच में देयर इज अ ट्रेड बिजनेस ऑफ आयरन ओर which is we are exporting the iron ore from the Goa to Japan. तो इंडिपेंडेंस से पहले से आयरन ओर जापान में करके आ रहे हैं, खास करके which is a pellet of the which is manufactured especially in the my village of the Kotambi, and the Japanese used to stay in my village in Pali Kotambi, and they used to export from here to directly to the Japan through the boat that is there. आज के इस संगोष्ठी कार्यक्रम में मुझे लगता है 2 दिन के कार्यक्रम में यानी ढेर सारे हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा होगी। तो इस चर्चा के दौरान मैं कहना चाहता हूँ कि गोवा बहुभाषिक राज्य है। गोवा जैसे बहुभाषिक राज्य में हिंदी, मराठी, कोंकणी, इंग्लिश, पोर्तुगाल, फ्रांस इस तरह के लैंग्वेज भी पढ़ाए जाते हैं और बात किए जाते हैं। अभी नहीं है, गोवा
गोवा के इंडिपेंडेंस से पहले ही थे। यहाँ पे पोर्चुगल और फ्रांस ये दोनों लैंग्वेज यहाँ के लोग पढ़ते थे, यहाँ के लोग लिखते थे। आज भी गोवा यूनिवर्सिटी में पोर्चुगल और फ्रांस पढ़ाई जाती है और खास करके बच्चे यानी द पोर्चुगल लैंग्वेज विच फॉर द कन्वर्जन और द डॉक्यूमेंट्स विच इज अवेलेबल एट प्रेजेंट ऑल्सो वो पोर्चुगल में अवेलेबल है, इसलिए वो कन्वर्जन के लिए यानी टू कन्वर्ट दैट इनटू द मराठी, हिंदी, इंग्लिश, सॉरी नॉट टू ट्रांसलेट दैट, टू ट्रांसलेट फ्रॉम द पोर्चुगल टू स्पेसिफिक लैंग्वेज में आज भी पोर्चुगीज पढ़ाई जाती है। हिंदी साहित्य और अपने देश, जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तभी सभी की सोच थी कि हम जैसे एक देश विविधता से एकता में जुड़े हुए हैं। हमारे देश में हर प्रांत अलग था, हर प्रांत की भाषा अलग थी, हर प्रांत की संस्कृति अलग थी, हर प्रांत में रहने वाले लोग भी अलग थे, जैसे कि जात और धर्म और विभिन्न कास्ट से भी अलग अलग थे। लेकिन बात थी कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। तभी नींव रखी थी कि हम सब न कि हिंदी से जुड़े जाए, लेकिन मुझे लगता है कि तब हिंदी से जुड़े जाने वाला बात आगे नहीं बढ़ी। हर एक प्रांत ने उनकी प्रांत लैंग्वेज आगे बढ़ाई और तभी हिंदी थोड़ी सी पीछे पड़ गई। इसीलिए खास करके द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, साउथ इंडिया में हिंदी के लिए लोग थोड़े बहुत ही कम पढ़ते हैं, बात करते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, आज इस आज़ादी के अमृत काल में देश का हम आज़ादी मना रहे हैं और इस अमृत काल में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यानी हिंदी का पड़ाव बहुत ही बढ़ रहे हैं। आजकल हर एक हिंदी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं और खास करके कुछ भी नहीं तो हिंदी फिल्म तो देख रहे हैं कम से कम। यानी ये बात सही है, क्योंकि हिंदी फिल्म देखने के बाद तो कम से कम पूरे देशवासियों के लिए जो तमिल में, कन्नड़ में या बाकी किसी भी लैंग्वेज में बात करता हो लेकिन हिंदी फिल्म देखना प्रीफर करते हैं, हिंदी बॉलीवुड की फिल्म देखना ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। मुझे लगता है कि आगे आने वाली जो सोच है, हम अमृत काल के बारे में यानी इंडिया एट रेट 100 की जो बात कर रहे हैं और आगे आने वाले 25 साल में हिंदी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ाना जरूरी है। जब हम विश्व में हिंदी की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी का सेमिनार हम लोग ले रहे हैं और खास करके जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से आके इस हिंदी के संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हिंदी की साहित्य निर्मित में आज से नहीं सदियों से यानी हिंदी में साहित्य निर्मित हुए। संस्कृत के बाद ही सबसे ज्यादा साहित्य किसी में निर्मित हुआ है। कालिदास से लेके अभी तक सभी साहित्य का मैं नाम नहीं लेना होगा, लेकिन जितना साहित्य हिंदी में हुआ है उतना साहित्य और कौन से भी लैंग्वेज में नहीं है। इवन दो द फॉरेन लैंग्वेज इज टू ट्रांसलेट द साहित्य जो हिंदी में हुआ है वो साहित्य आज भी यानी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना प्रीफर करते हैं। वही साहित्य आज भी देश विदेश में पढ़ाया जाता है। आज भी ढेर सारे ट्रांसलेटर वही साहित्य पढ़ा के यानी पढ़ते हैं। ये आज की बात नहीं है, सदियों पुराने से अपने देश में पढ़ने के लिए और साहित्य निर्मित के लिए देश विदेश से लोग अपने देश में आते रहे हैं। और आज तो मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत देश को मिली है, द G20 इज द कंट्री यानी जिस 20 कंट्रीज में द 80% ऑफ द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड विद इन दिस 20 कंट्री में 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इस 20 कंट्री में है। तो आज हम इस भारत देश विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं और इस अवसर पर हिंदी के लिए ये बड़े सम्मान का बात है, हिंदी के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आज इस इंटरनेशनल सेमिनार में हिंदी के साहित्य और अभिव्यक्ति और इसके आर्थिक परिदृश्य में हम जो एक दूसरे से बात करने जा रहे हैं, इसमें डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। मुझे डेफिनेटली आगे आने वाले इस G20 समिट में भी इसी इश्यू को लेके यानी गोवा में भी इस G20 समिट के हम अप्रोक्सीमेटली 8 मीटिंग्स आयोजन करने जा रहे हैं और इस 8 मीटिंग में भी यानी गोवा का साहित्य हो, गोवा की कला हो, गोवा के
खाद्य संस्कृति हो, उन लोगों के सामने रखने की बात हम कर रहे हैं। और इस G20 के माध्यम से मुझे लगता है पूरे देश भर में से साहित्य, कला और खाद्य, इस सभी तरह की जो विविधता की संस्कृति है वो इस पूरे वर्ल्ड के सामने आ जाएगी। यानी इस वर्ल्ड से मुझे लगता है भारत देश की पहचान पूरे देश विदेश में हो जाएगी। यही बात इस G20 समिट में हो रही है। तो इस G20 समिट को और एक बात, यानी हिंदी के साहित्य निर्मित में जितने सारे आज तक हुई है वो भी बात इस G20 समिट में आ जाए, यही मेरी गोवा की तरफ से कोशिश रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ये बात भी आपके सामने रखूंगा। चाहे आज जिस तरह के इंटरनेशनल सेमिनार में आप लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो इस साहित्य निर्मित भी वहाँ आना जरूरी है। मैं ज्यादा बात न करते हुए मैंने आप लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ कि गोवा में इस तरह के हमारे साथी के गवर्नमेंट महाविद्यालय ने इसका इनिशिएटिव लिया और इस के 2 दिन का संगोष्ठी कार्यक्रम गोवा में आयोजन किया। गोवा में आप लोगों को 2 दिन में इसके ऊपर यानी साहित्य निर्मित, साहित्य चर्चा और इसके इन डिटेल्स में जब सोनिया सिरसाट मैडम जी बात कर रही थी तो उन्होंने आपके सामने सोच रखी है, नींव रखी है, किस बारे में हम सोच सके, किस बारे में हम आगे बढ़े, किस बारे में हम साहित्य निर्मित कर सकते हैं, किस तरह से यानी साहित्य और अर्थनीति किस तरह से जरूरी है। और इस साहित्य और अर्थनीति कि पुराने जमाने से लेके ऋषि मुनि से लेके आज तक इसके हम कंपैरिजन किस तरह से करें, ये बात मैडम ने आपके सामने रखी है। मुझे लगता है द स्कॉलर्स कैन थिंक ओवर इट, इसके ऊपर जरूर ये बात आप लोग सोचेंगे। और आगे आने वाले इस इंटरनेशनल सेमिनार के बाद मैं सोचता हूँ कि आज तक गोवा में ज्यादा से ज्यादा मराठी, कोंकणी, इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा साहित्य निर्मित हुए हैं। बहुत ही कम साहित्यिक जो हिंदी में साहित्य निर्माण करते हैं। तो आगे आने वाले 25 साल में हिंदी में भी साहित्य निर्मित गोवा में होगी, यही बात कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जापान के बारे में और एक है, गोवा विश्वविद्यालय में स्टडी जापान प्रोग्राम है जो अभी भी हमारे जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रहता है, जिसमें गोवा के विद्यार्थी जापान जाकर अपनी पढ़ाई करते हैं। आज की ये 2 दिनों की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने के लिए एक हाथ नहीं है, कई हाथ इकट्ठा आए हैं। इसीलिए मैं प्राध्यापक प्रियंका चौहान हिंदी विभाग से निवेदन करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। सुप्रभात। मंच पर आसीन मान्यवर तथा सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन तथा छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। मैं प्रियंका चौहान कला विज्ञान एवं वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं आभार प्रदर्शन के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुई। सर्वप्रथम आज की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि गोवा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई। आपके विचारों से हम काफी लाभान्वित हुए हैं। इस सत्र के सम्माननीय अतिथि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मानद प्रोफेसर डॉक्टर तोमियो मिज़ुकामी जो जापान से आए हुए हैं, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। आपकी ऊर्जा से हम काफी प्रभावित हुए हैं। धन्यवाद सर। प्रकृति के सानिध्य में इस संगोष्ठी का सफलपूर्वक आयोजन करने के लिए पिलार पिलग्रिम सेंटर में भव्य सभागार तथा आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मैं फादर लॉरेंस SFX जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। उच्च शिक्षा निदेशालय के निदेशक श्री प्रसाद लोलेकर जी के प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने इस संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए आर्थिक मदद प्रदान की।
कला विज्ञान एवं वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय साकरी गोवा के प्राचार्य प्रोफेसर जरवासियो एसएफएल मंडिस जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो हमें हर कदम पर प्रोत्साहित करते हैं। कैनरा बैंक के प्रबंधक जिन्होंने संगोष्ठी के आयोजन हेतु राशि प्रदान की, उन्हें भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। जी, आगरा से पधारित इस सत्र के बीच भाषण प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी की भी मैं आभारी हूँ, जो इस सत्र में आकर उपस्थित रहकर इस सत्र की शोभा बढ़ाई। आपके विचार सुनने के लिए हम प्रतीक्षित हैं। कला विज्ञान एवं वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष और इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की संयोजिका प्रोफेसर सोनिया सिरसाट जी के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की सफलता में कोई कसर नहीं छोड़ी। धन्यवाद मैम। मैं प्राध्यापिका उर्वशी नाइक का सूत्र संचालन के लिए और प्राध्यापिका तनुजा गांवकर का अतिथि परिचय के लिए आभार प्रकट करती हूँ। मुझे आभार प्रदर्शन का अवसर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की संयोजिका प्रोफेसर सोनिया सिरसाट जी के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी इस संगोष्ठी को सफल करने में जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद कहती हूँ।